ओके स्क्रीनशॉट बाहर जता रही है अपने। देखो आप लोगों ने कल हमने यहाँ से शुरू किया, ठीक है, आर्यों का हिंदुस्तान में आगमन। तो काफी सारी चीजें हमने कल यहाँ पे क्लियर कर ली, किस प्रकार आर्यों का आना, किस प्रकार उनका रहना, उनकी सभ्यता से फैली हुई चीजें, उनकी सभ्यता से उनका जो कल्चर रहा वो हमारे बीच में, हिंदुस्तान के बीच में। पेज नंबर उन क्या अक्षर तू भी पेज नंबर 11 अक्षर। तो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को जो पत्र लिखा उसकी चर्चा यहाँ पे की। उस वक्त उन्होंने बताया कि किस प्रकार आर्यों का हिंदुस्तान में आना और किस तरीके से रहना, द्रविड़ों को किस तरह परेशान करना, कौन सी जगह पे वो लोग नहीं पहुंच पाए, उन सारी चीजें हमने कल देख ली। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अक्षर रीड करो, चलो सेकंड पैराग्राफ से यहाँ से रीड करो। आर्यों के हिंदुस्तान में आने का हाल बहुत दिलचस्प है। पुरानी संस्कृति किताबों में तुम्हें उनका बहुत सा हाल मिलेगा। उनमें से कुछ किताबें जैसे वेद उसी जमाने में लिखी गई होगी। ये कौन सा वेद है? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और उससे तुम्हें कुछ अंदाजा हो सकता है कि उस आर्य लोग हिंदुस्तान के किसी हिस्से में आबाद थे। दूसरे वेदों, पुराणों और संस्कृति की पुरानी किताबों में मालूम होता है कि आर्य फैलते चले जा रहे थे। शायद इन पुरानी किताबों के बारे में तुम्हारी जानकारी बहुत कम है। जब तुम बड़ी होगी तुम्हें और बातें मालूम होगी, लेकिन अब भी तुम्हें बहुत सी कथा मालूम है जो पुराणों से ली गई है। इसके बहुत दिन बाद रामायण लिखी गई और उसके बाद महाभारत। ओके तो यहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू ने एक चीज उन्होंने बताई कि जब तुम बड़ी होगी तो तुम्हें ये सारी चीजें, ये सारी बातें मालूम होगी। लेकिन कैसी बातें, कौन सी बातें, किस प्रकार की बातें? तो जैसा कि आर्यों के हिंदुस्तान में आने का हाल बहुत दिलचस्प रहा, यानी बहुत सारा लगाव रहा। पुरानी संस्कृति किताबों में तुम्हें उनका बहुत सा हाल मिलेगा, यानी किस प्रकार का हाल कि वो लोग आए, किस तरीके से रहे, यहाँ के लोगों को किस तरीके से उन्होंने परास्त किया, हराया, वो सारी चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। उनमें से कुछ किताबें जैसे कि वेद उसी जमाने में लिखी गई होगी बोला है नहीं, शब्द भी ऐसे है कि पुराने जमाने में लिखी गई होगी। तो जैसे ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। कितने वेद है हमारे? 4 वेद। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हाँ, तो 4 वेद है। तो इन वेदों के साथ हमारी प्राचीन संस्कृतियां, सभ्यता जुड़ी हुई है। इन प्राचीन संस्कृति और सभ्यता से ही हमारी संस्कृति को एक नाम मिला है।
तो इन वेद जो है वो हमारे पुराने जमाने के कहे कि बहुत सारा उसके अंदर हमारी सभ्यता छुपी हुई है, संस्कृति छुपी हुई है, वो हमारे लिए बहुत उपयोगी रहे हैं। उनमें से तुम्हें कुछ अंदाजा हो सकता है कि उस वक्त आर्य लोग हिंदुस्तान के किस हिस्से में आबाद थे। आबाद रहना यानी किस हिस्से में, हिंदुस्तान के किस भाग में, किस क्षेत्र में वो लोग स्थायी रूप से रहे होंगे। दूसरे वेदों और पुराणों और संस्कृत की पुरानी किताबों में मालूम होता है कि आर्य फैलते चले जा रहे थे। तो जैसे कि कल मैंने आपको एक फिल्म की बात की अशोका, तो उसमें भी आर्य का ही बताया गया है। तो वहां पे भी उन्होंने ये बताया कि हर एक क्षेत्र में लड़ाई करते 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 जीतते जीतते वो आधे हिंदुस्तान तक, पूरा भारत देश उन्होंने अपने हिस्से में ले लिया। पूरा भारत देश को अपना गुलाम बनाने, गुलाम तो नहीं कह सकते, लेकिन आर्यों ने अपना कब्जा कर लिया। शायद इतनी पुरानी किताबों के बारे में तुम्हें जानकारी बहुत कम है, पर जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें और बातें मालूम होगी। तब जवाहरलाल नेहरू जी इंदिरा गांधी को ये कहते हैं। लेकिन अब भी तुम्हें बहुत सी कथाएं मालूम है तो पुराणों से ले गई है। इससे बहुत दिनों बाद रामायण लिखी गई और इसके बाद महाभारत। रामायण किस प्रकार का ग्रंथ रहा, महाभारत किस प्रकार का ग्रंथ रहा, वो सारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं पुरानी चीजें रही, जिसे हम आज क्या करते हैं, आधुनिक युग में याद करते हैं। महाभारत में क्या हुआ, रामायण में क्या हुआ, कौन से कैरेक्टर आए, यानी कौन से पात्र वहां पे आए, कौन से पात्र का क्या किरदार रहा, उन्होंने किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत किया। हाँ बोलो। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि महाभारत और रामायण से भी पहले ये पुराना ये आर्य आए थे। हो सकता है अगर ये लोग ये कहना चाहते हैं, लेकिन पहले उससे पुरानी हमारा होगा रामायण, फिर आएगा महाभारत और फिर ये सारी चीजें आएगी। क्योंकि आर्य समाज उतना भी पुराना नहीं है, लेकिन आर्य समाज की ऐसी कोई धार्मिक बात नहीं बताई गई यहाँ पे, इसीलिए उसको हम धार्मिकता के आधार पर नहीं ले सकते। इसको हम ये कह सकते हैं कि वो पहले नहीं सम्राट सब अकबर ये आए, ये राजा आए, वो राजा आए। हिस्ट्री में आप देखोगे तो बहुत सारे राजा हो गए, उन्होंने ये अपना शासन इस तरीके से चलाया, उन्होंने इस तरीके से इतने राज्यों को जीता। तो उस वक्त का हम ये हिस्सा ले सकते हैं। राशि रीड करो। इन किताबों से हमें मालूम होता है कि जब आर्य लोग सिर्फ पंजाब और अफगानिस्तान में रहते थे तो वे इस हिस्से को ब्रह्मावत कहते थे। अफगानिस्तान को उस समय गद्दार कहते थे। तुम्हें महाभारत में एक मिनट, ठीक है, गांधार है, गद्दार नहीं है। गांधार का अर्थ होता है गद्दार का सीनियर नहीं 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 नहीं, गद्दार जैसा कोई वर्ड ही नहीं दिया। हाँ पढ़ो पढ़ो फिर समझाती। गांधार अफगानिस्तान की रहने वाली थी। अरे सॉरी, अफगानिस्तान को उस समय गांधार कहते थे। तुम्हें महाभारत में गांधारी का नाम याद है। उसका यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह गांधार या अफगानिस्तान की रहने वाली थी। अफगानिस्तान अब हिंदुस्तान से अलग है, लेकिन उस जमाने में दोनों एक थे। उस जमाने में इतने सारे क्षेत्र, जो इतने सारे जो भाग है वो नहीं पड़े हुए थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। इन किताबों से हमें मालूम होता है कि किताबों के द्वारा ही हम पढ़ सकते हैं कि पुराने जमाने में क्या हुआ था। जैसे कि अभी आप लोग पढ़ रहे हो कि पुरानी चीजें क्या थी, क्या रामायण, रामायण की किताब पढ़ेगी तो पता चलेगा कि रामायण में क्या था। महाभारत का हम पुस्तक पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि महाभारत में क्या कहना चाहते थे। उसी तरीके से जैसे जैसे हमारी वांचन क्रिया बढ़ती जाएगी, हम जैसे जैसे किताब पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमें पता चलता जाएगा कि आखिर क्या क्या होता है। इन किताबों से हमें मालूम होता है कि आर्य लोग सिर्फ पंजाब और अफगानिस्तान में रहते थे। ज्यादा मात्रा में हम कहें तो पंजाब और अफगानिस्तान में रहे। तो वे इस हिस्से को ब्रह्मवर्त कहते थे, यानी उनका एक क्षेत्र का नाम बना दिया ब्रह्मवर्त। अफगानिस्तान की बात करें तो उस समय उसको गांधार कहते थे,
क्यों कहते थे? क्योंकि उन्हें महाभारत में गांधारी नाम का नाम याद है। गांधारी किसकी पत्नी बताई थी? मैम जिन्होंने महाभारत कृष्ण में। को श्राप दिया था वो कौरवों की माता। उनकी मम्मी। बराबर। उसका यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह गांधारी अफगानिस्तान की रहने वाली थी, और अफगानिस्तान अब हिंदुस्तान से अलग है, लेकिन उस जमाने में हिंदुस्तान के साथ ही अफगानिस्तान को गिना जाता था, वो क्षेत्र अलग नहीं हुआ करता था। ठीक है, चलो प्रिंस पढ़ो तो। प्रिंस। यस मैम। मैम वो लोडिंग हो रहा है मैम, मेरे में स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी ना। अब आर्य लोग और नीचे गंगा और यमुना के मैदानों में आए तो उन्होंने उत्तरी हिंदुस्तान का नाम आर्यावर्त रखा। पुराने जमाने की दूसरी जातियों की तरह वे भी नदी के किनारे पर बसे शहर में ही आबाद हुए। काशी या बनारस, प्रयाग और बेहतर से दूसरे शहर नदियों के लिए किनारे हैं। अच्छा, ध्यान दो। अब आर्य लोग और नीचे गंगा और यमुना, कहने का मतलब जब वो आए थे तो पानी के रास्ते से आए थे, गंगा यमुना मैदानों तक वो पहुंच गए, किनारों तक पहुंच गए, तो उन्होंने उत्तरी हिंदुस्तान का नाम, ये आर्यव्रत की चर्चा अशोका में की गई है। पुराने जमाने की दूसरी जातियों की तरह वे भी नदियों के किनारे पर बसे। पहले जब आर्य आए थे आगे बढ़ते हुए आना और अब जमीन क्षेत्र पे उनका कब्जा होना। काशी या बनारस, प्रयाग और बहुत से दूसरे शहर नदियों के किनारे बसे हुए ऐसे शहर हैं जो नदी पास में पड़ती है, और उन शहरों का बढ़ना, इसीलिए उनको कहा गया कि ये काशी है, बनारस है, प्रयाग है, उनसे कुछ शहर बड़े हुए हैं। अनिर पढ़ो। यस। आर्यों को हिंदुस्तान आए बहुत जमाने हो गए। सब तो एक साथ आए नहीं होगे। उनकी फौजों पर फौजे, जाति पर जाति और कुटुंब पर कुटुंब सैकड़ों बरस तक आते रहे होंगे। सोचो कि वे किस तरह लंबे काफिलों में सफर करते हुए। रुक जाओ, कोई बात नहीं। आर्यों को हिंदुस्तान आए बहुत जमाना हो गया, काफी लंबा समय हो गया। सबके सब तो एक साथ आए नहीं होंगे, ठीक है ना। उनकी फौजों पर फौजें, जाति पर जाति, कुटुंब पे कुटुंब सैकड़ों बरस तक आते रहे होंगे। कहने का मतलब एक साथ तो पूरा झुंड तो नहीं आया होगा, एक साथ तो सभी आर्य नहीं आए होंगे। थोड़े थोड़े करके वो लोग आते गए, बसते गए, अपना कुटुंब परिवार बढ़ाते गए। सोचो कि वे किस तरह लंबे काफिलों में सफर करते हुए, काफिले कहे तो हम कह सकते हैं कि पैदल यात्रियों का समूह, झुंड, गृहस्थी की सबसे चीजें, गाड़ियां और जानवर पर लादे हुए लाए होंगे। वे आजकल पूरा सामान जो होता है वो कैसे लाते?
तो बैलगाड़ी होगी या कोई जानवर होगा उसके ऊपर रखकर लाए होंगे। वे आजकल वे के यात्रियों की तरह नहीं आए। वे फिर लौट कर जाने के लिए नहीं आए थे, यही हिंदुस्तान में रुकने के लिए ही आए थे। इस कहोगे ना कि हमारे दादा के परदादा, दादा के परदादा तो कहे आर्य समाज से बिलोंग करते थे, यानी कहने का मतलब कि हम कहीं ना कहीं आर्य जाति के ही वंशज कहलाए। इसकी चर्चा भी उसमें की गई है अशोका में। वे यहाँ रहने के लिए, लड़ने और मर जाने के लिए आए थे। उसमें ज्यादातर तो उत्तर पश्चिमी की पहाड़ियों को पार करके आए, लेकिन शायद कुछ लोग समुद्र के इराक की खाड़ी होते हुए आए और अपने छोटे छोटे जहाजों से सिंधु नदी तक चले गए। कहने का मतलब उन्होंने आके अपना पैर पसारा किया, यहाँ पे रहने के बाद उन्होंने यहाँ से जाने का कोई निश्चित निर्णय नहीं लिया। वो लोग यहीं पे रुकना चाहते थे, जीना भी यहीं चाहते थे, मरना भी यही चाहते थे। मैम आपका स्क्रीन शेयर बंद हो गया। दूसरा कर रही हूँ। प्रकृति रीड करो फर्स्ट पैराग्राफ। ये आर्य कैसे थे? हमें उनके बारे में उनकी लिखी हुई किताबों से बहुत सी बातें मालूम होती है। उनमें से कुछ किताबें जैसे वेद शायद दुनिया की सबसे पुरानी किताबों में से है। ऐसा मालूम होता है कि शुरू में वे लिखी नहीं गई थी। उन्हें लोग जबानी याद करके दूसरों को सुनाते थे। वे ऐसी सुंदर संस्कृत में लिखी हुई है कि उसे गाने में मजा आता है। जिस आदमी का गला अच्छा हो और वह संस्कृत भी जानता हो, उसके मुंह से वेदों का पाठ सुनने में अब भी आनंद आता है। हिंदू वेदों को बहुत पवित्र समझते हैं, लेकिन वेद शब्द का मतलब क्या? इसका मतलब है ज्ञान, और वेदों में वह सब ज्ञान जमा कर दिया गया है जो उस जमाने के ऋषियों और मुनियों ने हासिल किया। उस जमाने में रेलगाड़ियां, तार और सिनेमा न थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उस जमाने के आदमी मूर्ख थे। कुछ लोगों का तो यह ख्याल है कि पुराने जमाने में लोग जितने अक्लमंद होते थे उतने अब नहीं होते, चाहे वे ज्यादा अक्लमंद रहे हो या न रहे हो। उन्होंने बड़े मार्के की किताबें लिखी जो आज भी बड़े आदर से देखी जाती है। इसी से मालूम होता है पुराने जमाने के लोग कितने बड़े थे। ओके, ये आर्य कैसे थे, बराबर, उनके बारे में यहाँ बताया गया कि हमें उनके बारे में उनकी लिखी हुई किताबों से बहुत सी बातें मालूम पड़ती है, बहुत कुछ जान सकते हैं। इनमें से कुछ किताबें जैसे वेद शायद दुनिया की सबसे पुरानी किताबों में से एक है। वेद नाम की किताब जो है ना, वो सबसे पुरानी किताब है। उसके अंदर वेदों की चर्चा की है, उन वेदों के अंदर किस प्रकार की संस्कृति, किस प्रकार का रहन सहन, किस प्रकार की चीजें। ऐसा मालूम होता है कि शुरू में वे लिखी नहीं गई थी, उन्हें लोग जबानी याद करके दूसरों को सुनाते थे। पहले उसको राइटिंग वर्क नहीं दिया था, ओरली बोला जाता था, ओरली सुनाते थे कि हाँ पहले लोग ऐसे बैठा करते थे, इस तरीके से जीवन बिताया करते थे। लेकिन बाद में किताबों की रचना हुई, क्योंकि हर वक्त कौन जुबानी कहने बैठेगा, एक चीज को आप कितनी बार कहने बैठोगे, इसीलिए तो हम रिकॉर्ड करते हैं। वे ऐसी सुंदर संस्कृत में लिखी हुई है कि उन्हें गाने में मजा आता है। जिस आदमी का गला अच्छा हो और वह संस्कृत भी जानता हो, उसके मुंह से वेदों का पाठ सुनने में अब भी आनंद आता है। वेद जो है वो संस्कृत भाषा में से लिखे हुए हैं, और जो संस्कृत भाषा को भली भांति जानता है, अच्छे तरीके से जानता है, वो उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है। हिंदू वेदों को बहुत पवित्र समझते हैं, लेकिन वेद शब्द का मतलब क्या है? इसका मतलब है ज्ञान, और वेदों में यह सब का ज्ञान जमा कर दिया गया है जो उस जमाने में ऋषियों और मुनियों ने हासिल किया था।
उस जमाने में जितने भी ऋषि महाराज हो गए, मुनि लोग हो गए, उन्होंने जो कुछ भी ग्रहण किया था, जो कुछ भी ज्ञान ग्रहण किया था, उन सारी चीजों को उस किताब में रखा गया। उस जमाने में रेलगाड़ियां नहीं थी, तार नहीं थे, सिनेमा न थे, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि उस जमाने के लोग, आदमी जो लोग थे वो मूर्ख थे। कोई मूर्ख नहीं था, वो बस उस हिसाब से अपना जीवन बिताया करते थे। कुछ लोगों को तो ख्याल है कि पुराने जमाने के लोग इतने अक्लमंद होते थे, उनमें अब उतने अब नहीं है। पहले लोग सोच समझ के कार्य किया करते थे, आजकल सोचते नहीं है। पॉइंट। चाहे वे ज्यादा अक्लमंद रहे हो या न रहे हो, डजंट मैटर। उन्होंने बड़े मार्क की किताबें लिखी जो आज भी बड़े आदर से देखी जाती है। इससे मालूम होता है कि पुराने जमाने के लोग कितने बड़े विद्वान थे। विद्वान शब्द लिखना उन्होंने छोड़ दिया, अगर लिखा होता तो और अच्छे से आपका वाक्य पूरा हो जाता। मार्क का एक तो संकेत देना, छाप देना, चित्र का दे सकते हो, कोई भी संकेत दे सकते हो। उन संकेतों के आधार पर भी उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिख डाले, वेद जो है लिख डाले। अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को उन्होंने भली भांति बहुत खूबी से प्रस्तुत किया लिख कर। वैश्वी पढ़ो। यस मैम। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वेद पहले लिखे न गए थे। लोग उन्हें याद कर लिए करते थे और इस तरह वे एक पुष्प से दूसरी पुष्प तक पहुंचते गए। ओके। उस जमाने में लोगों की याद रखने की ताकत भी बहुत अच्छी रही होगी। हम में से अब कितने आदमी ऐसे हैं जो पूरी किताबें याद कर सकते हैं? ठीक है, मैं पहले ही यह कह चुका हूँ कि वेद पहले लिखे न गए थे, लोग उन्हें याद कर लिया करते थे और इस तरह वे पुस्तक से यानी पीढ़ी दर पीढ़ी से दूसरे की पुस्तक चलते गए। यानी एक पीढ़ी ने सुनाया कि बेटा हम छोटे थे तो ऐसा हुआ करता था, ऐसे राजा थे, इस तरीके से हम जीवन बिताया करते थे। तो ये कथा मैंने अपने परिवार के आने वाली पीढ़ी को सुनाई, फिर उन्होंने फिर आने वाली और पीढ़ी को सुनाई, फिर उन्होंने और पीढ़ियों को सुनाई। ऐसे करते हुए वो लोग सुनाया करते थे अपनी सभ्यता संस्कृति को। वे लोग बहुत खुश मिजाज रहे होंगे, रूखे और उदास नहीं, क्योंकि उनके पास भले ही समय लंबा था, करने के लिए कुछ न था, लेकिन साथ लोगों का हमेशा रहा, बल्कि जोश और हौसले से भरे हुए अपनी मैं नीचे चली गई। उस जमाने के लोगों की याद रखने की ताकत भी बहुत अच्छी रही होगी। हम में से अब कितने आदमी ऐसे हैं जो पूरी किताबें याद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अभी हम जब ये मोबाइल फोन नहीं था ना, और जब हम एसटीडी कॉल करने जाते थे तो हमें आजू बाजू सारे रिलेटिव सबके नंबर, मोबाइल नंबर याद रहते, सॉरी मोबाइल नंबर नहीं पर लैंडलाइन नंबर पूरे के पूरे याद रहते थे। फिर मोबाइलों का आना हुआ तो सिंपल मोबाइल आए तो भी हम याद करते थे, लेकिन प्रेजेंटली मैं कहूँ ना तो 2 या 3 लोगों के अलावा किसी का कोई नंबर ही याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि याद रखने की जरूरत क्या है जब वो चीज अवेलेबल है, और जो चीज अवेलेबल होती है ना उसे कभी याद नहीं रखते, जो चीज नहीं होती ना वो याद रहती है। सारी चीजों में याद रखना ये ના હોય ને તો જ કદર થાય। और गुजरातीમાં કહેવત સાંભળી હશે, स्कूल तो ऐसा कौन जाए, नहीं उठना है ना, ये ना रोते धोते नहाते मार खाते ये करते वो करते, आधा लिया ना आधा ना, सुना हुआ है। और फिर अभी नहीं जाना है ना तो कितना मिस करते हो, लॉट ऑफ, है ना। वैसे युग आगे पढ़ो यहाँ से।
इस जमाने में वेद वेद लिखे गए उसे वेद का जमाना कहते हैं। पहला वेद ऋग्वेद है। इसमें वे भजन और गीत है जो पुराने आर्य गाया करते थे। रूखे और उदास नहीं बल्कि जोश और हौसले से भरे हुए। अपनी तरंग में वे अच्छे अच्छे गीत बनाते थे और अपने देवताओं के समान गाते थे, सामने गाते थे। ठीक है। कहने का मतलब कि जिस जमाने में वेद लिखे गए होंगे उस जमाने वेद का जमाना कहते हैं। पहला वेद ऋग्वेद है। इसमें भजन और गीतों का भी समावेश हुआ है। पुराने आर्य जो है वो गाया करते थे। लोग बहुत खुश मिजाज रहा करते थे, रुके सूखे नहीं रहते थे, बल्कि जोश और हौसले से भरे हुए अपनी तरंग में, अपनी मौज में, अपनी मौजों के द्वारा, अपने उमंग के द्वारा अच्छे अच्छे गीत बनाया करते और गाया करते, देवताओं को भी प्रसन्न किया करते थे। हेली सोनी रीड करो। हेली चलो, साल भर नहीं दिया हमें तो अभी खत्म करना है फटाफट। हेलो, लक्ष्य पढ़ो तो बेटा, लक्ष्य। ओके मैम। उन्हें अपनी जाति और अपने आप पर बड़ा गुरूर था। आर्य शब्द का माने है शरीफ आदमी या ऊंचे दर्जे का आदमी। उन्हें आजाद रहना बहुत पसंद था। वे आजकल की हिंदुस्तानी संतानों की तरह न थे जिनमें हिम्मत का नाम नहीं और न अपनी आजादी को खो जाने का रंज है। पुराने जमाने के आर्य मौत को गुलामी या बेइज्जती से अच्छा समझते थे। ओके, वेरी गुड। उन्हें अपनी जाति और अपने आप पर बड़ा गुरूर था। आर्यों को आर्य शब्द का माने है कि शरीफ आदमी या ऊंचे दर्जे का आदमी। उन्हें आजाद करना बहुत पसंद था। शरीफ आदमी का होना, ईमानदार आदमी का होना, ऊंचे दर्जे का व्यक्ति का होना, वो उन्हें ज्यादा पसंद था। आजाद रहना बहुत पसंद था। वे आजकल की हिंदुस्तानी संतानों की तरह न थे जिसमें हिम्मत का नाम नहीं और अपनी आजादी के खो जाने का रंज हो। पुराने जमाने के आर्य मौत को गुलामी या बेइज्जती से अच्छा समझते थे। मौत को वो स्वीकार कर लेते लेकिन बेइज्जती नहीं करवाते, अपने आप को नीचा नहीं गिराते थे। ऐसे आर्य थे। वे लड़ाई के फन में बहुत होशियार थे और कुछ कुछ विज्ञान भी जानते थे। हम कहते हैं कि विज्ञान हमने शुरुआत की। नहीं, विज्ञान की शुरुआत तो सालों पुरानों से हो चुकी थी, बस उसको सही आधार ना मिला, सही ढंग ना दिया गया। मगर खेती बाड़ी का तो ज्ञान उन्हें बहुत अच्छा था। खेती की कद्र करना उनके लिए स्वाभाविक बात थी और इसीलिए जिन चीजों से खेती और फायदा होता था उनकी वे भी बहुत कद्र करते थे। कद्र करना, उसको संभालना जरूरी था। किसान जो है ना, वो पुराने जमाने से चली आ रही बात है, क्योंकि जब किसान नहीं है तो इतने सारी पीढ़ियां चली गई, इतने सारे जमाने चले गए, इतने सारे लोग चले गए, तो उन्होंने खाया क्या? कुछ तो खाया है ना। तो पहले से खेती बाड़ी जो है ना, वो मेन मुद्दा रहा हमारे जीवन का। बड़ी बड़ी नदियों से उन्हें पानी मिलता था, इसीलिए वे उन्हें प्यार करते थे और उन्हें अपना दोस्त एवं उपकारी समझते थे। नदी को बहुत मान दिया करते थे। पहले जमाने में नदी की पूजा किया करते थे, क्योंकि पानी भी मनुष्य के लिए अमृत समान है। अगर पानी नहीं है, कुछ नहीं है। खाने के भी एक दिन खाओ नहीं तो चलेगा, लेकिन एक दिन पानी ना पियो तो भगवान याद आ जाएंगे। गाय और बैल से भी उन्हें अपनी खेती और रोजमर्रा के कामों में बड़ी मदद मिलती थी। रोजमर्रा के काम यानी खेती के लिए तो गाय और बैल है ही,
लेकिन रोजमर्रा के काम यानी कहीं दूसरे गांव जाना है तो बैल की जरूरत हुई तो बैलगाड़ी में चले गए, कोई सामान लाना है तो बैलगाड़ी में ले आए, ठीक है, हर रोज के काम। क्योंकि गाय दूध देती थी जिससे वे बड़े शौक से पीते थे, इसीलिए वे इन जानवरों की बहुत हिफाजत करते थे, संभालते थे, रखवाली करते थे और इनकी तारीफ के गीत गाते थे। उसके बहुत दिनों के बाद यह लोग भूल गए कि गाय की इतनी हिफाजत क्यों की जाती थी। उसकी पूजा करने लगे। आर्यों को अपनी जाति का बड़ा घमंड था। वे हिंदुस्तान की दूसरी जाति में मिलजुल कर जाने से डरते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसे कायदे और कानून बनाए कि मिलावट न हो पाए। इसी वजह से आर्यों को दूसरी जाति में विवाह करना मना था। मगर यह बड़ी अच्छी बात है कि यह रिवाज कम होता जा रहा है। यानी अपनी जाति के लोग दूसरी जाति में लड़की नहीं देना, ना लड़की लाना, ना बिहाना, ना वहां से लड़की को बिहा के लाना। उन्होंने अपने रीत रिवाजों को उतने तक संभाल लिया। गायों की बात की जाए तो गायों को वो लोग पूजनीय पहले से ही मानते थे, क्योंकि कोई हमें जब कुछ देता है ना तो हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। फिर पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं, हमें जानवर यानी ये जो गाय है वो हमें दूध देती है तो हमें उसका भी मान रखना चाहिए। बैल जो होते हैं वो हमारे खेत में काम आते हैं। कोई पृथ्वी की कोई ना कोई ऐसी चीज नस्वंत है, पर कोई चीज ऐसी नहीं कि काम में ना आए। सारी की सारी चीजें मनुष्य के लिए वो काम में आती है। पिता के पत्र पुत्री के नाम जवाहरलाल नेहरू, अनुवाद प्रेमचंद। शब्दार्थ लिखने हैं, लिखना, फिर शब्दार्थ के बाद स्कोरिंग जवाब, उसके बाद हाँ अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में प्रस्तुत पत्र जवाहरलाल नेहरू ने किसे लिखा था? अंश, मैं बताऊं? फातिमा बताओ। चलो मैं कहूँ? फातिमा। ठीक है। उस पुराने जमाने में मैम मैं कहूँ? हाँ बोलो, पृथ्वी बोलो। मैम अपनी बेटी इंदिरा गांधी को। उस पुराने जमाने को इतिहास के पहले का जमाना क्यों कहते हैं? आर्य शब्द के मानने क्या है? महाभारत की गांधारी कहाँ की राजकुमारी थी? अफगानिस्तान। मैम गांधार की। अरे अफगानिस्तान में गांधारी अफगानिस्तान थी, इसीलिए उस क्षेत्र को गांधार नाम दिया गया। फिर आए थोड़े एमसीक्यू। मैच द फॉलोइंग। इतने मैच द फॉलोइंग भी दिए हैं उन्होंने, तो बोलो आपके लिए तो एक्सरसाइज भी इजी कर दी उन्होंने। मजा आएगी। ब्रेक का टाइम हो गया। हाँ 2 मिनट। ये क्वेश्चन आंसर है। फिर है भाषा मंच पे शुद्ध और अशुद्ध और शुद्ध वाक्य लिखने हैं। प्रस्तुत पाठ में से कुछ विदेशी शब्दों को छांटकर लिखिए। दिए गए वाक्य बनाओ मेरी कलम से। दोस्तों, पिछली छुट्टी में मैं अपने गांव गई थी। मेरी दादी को पूरी रामचरितमानस जबानी याद है। रामचरितमानस के बारे में उन्होंने बताया। अरे यार, सभी की दादी ने थोड़ी ना बताया होगा। हाँ, तो आपको क्या करना है? नहीं लिखना है, दिख रहा है। रामचरितमानस के बारे में जानकर फिर आपको मेरी डायरी मेरी कलम से लिखना गूगल से लिख देंगे। कहने का मतलब ये। बोलो, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे। यानी कर रहा हूँ।